हाँ जी, सभी फ्रेंड्स। और आज से जो है हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, मार्को चैन है। नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या कोई अदर स्टेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे अच्छी बात है आसान है। इसकी अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्रियंका। आ जाइए सभी। गुड आफ्टरनून सभाना। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मार्को चैन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप साउंड के बारे में बताइए, आप सभी को साउंड क्लियर है या नहीं। साउंड क्लियर है। आइए, क्या करने वाले हैं हम, मार्को चैन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, मार्को चैन को हम बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि क्या है, मार्को चैन आपको आता है लेकिन कईयों में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका सभी कन्फ्यूजन दूर कर पाऊँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। विद इन 1 वीक के अंदर, ये मान के चलो संडे से पहले फिनिश कर दूंगा इसको। क्या करेंगे, संडे से पहले इसको मैं आपका फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आइए मार्को चैन को स्टार्ट करते हैं। मार्को चैन को स्टार्ट करने से पहले जो टर्में यूज करनी है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी के जो मैंने लेक्चर कहे थे आपको, वो एक लेक्चर जो 2 घंटे की क्लास थी, आप सभी ने देख लिया होगा। और नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा पर उसको जरूर देख लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है मुझे उन चीज़ों का यूज करना, वो बेसिक बातें आपको सभी को पता होनी चाहिए। बेसिक बातें अगर आपको नहीं पता है तो आपको फिर यहाँ ये लगेगा ये क्या हो रहा है। इसलिए क्या है, जो मैंने आपको 2 घंटे की क्लास दी है आपको, वो आपको अच्छे से कर लेनी है कि उस लेवल की आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी मैंने आपको थ्योरम सिखाई हुई है। क्या सिखाई हुई उसके अंदर, मैंने बहुत सारी थ्योरम आपको सिखाई हुई है, इसलिए उसको जरूर कर लेना। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोकोस्टिक प्रोसेस क्या होती है। स्टोकास्टिक प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ऐसी प्रोसेस जो क्या किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस डिपेंड अपॉन द टाइम, एक ऐसी प्रोसेस जो टाइम पे डिपेंड करती हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सन है, सूरज जो सुबह उगता है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ होगी। सन कहाँ से स्टार्ट होता है, सन स्टार्ट होता है बच्चों पूर्व से। कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, पूर्व से। पूर्व से स्टार्ट हुआ, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो सन है, मान लीजिए यहाँ टाइम जो है वो है 5 AM। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में यहाँ सन AM पे यहाँ है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन को पूर्व से पश्चिम पश्चिम की तरफ लेके जाएगा। और किसी अदर टाइम पे अगर आप देखोगे, किसी अदर टाइम टी अगर आप 12 o'clock देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा आपको नियरली, यहाँ ये आपको सन दिखाई देगा। और फिर आप इवनिंग में देखोगे तो नियरली 6 PM के नियरली ये आपको यहाँ दिखा, अगर 5 PM के नियर देखोगे तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा। तो जो पोजीशन होती है किसकी बच्चों, सन की। सन की पोजीशन मूव कैसे करती है, सन की जो पोजीशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग मूव करती है। ठीक है, मॉर्निंग में यहाँ था, आफ्टरनून में यहाँ हो गया, इवनिंग में यहाँ हो गया। द पोजिशन ऑफ ए सन मूव लाइक एज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है ये जो टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, कुछ टाइम पहले जब टाइम टी था तो कहीं और पोजीशन थी, बाद में कुछ और, यानी जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे। क्या होती रहे बच्चों, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे उसको हम कहा करते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। जैसे प्राइस ऑफ द गोल्ड, प्राइस की बात करें, गोल्ड का जो प्राइस होता है वो टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। आज टाइम, अब प्राइस कुछ और है, कुछ टाइम बाद प्राइस कुछ और होगा, कुछ टाइम बाद प्राइस कुछ और होगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहलाती है। कुछ और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे अगर मैं आपको ये कहूं
जैसे मैं आपको ये कहूं नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर इन क्लास बिफोर 7 AM, ये मैंने बोल दिया। ठीक है, आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं जो सुबह के 7 बजे से पहले क्लास के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे बच्चों, जो ये टाइम है, टाइम के हिसाब से स्टूडेंट बढ़ते चलेंगे, टाइम के हिसाब से स्टूडेंट बढ़ते चलेंगे। जैसे मैंने मान लिया बच्चों एक्स नोट, क्या मान लिया मैंने, एक्स नोट मैंने मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर इन क्लास बिफोर 7 AM, और मैंने x1 मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर इन द क्लास बिफोर 8 AM, 8 AM से पहले एंटर हुए, और x3 या बिटवीन कह दिया मैंने, बिटवीन 7 AM टू 8 AM। x3 मैंने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंटर इन द क्लास बिटवीन 8 AM टू 9 AM, ये मैं बोलता चला गया। तो ये जो आपके नंबर, ये जो मैं लिखता जा रहा हूं, ये जो x नोट है, या ये जो x1 है, या ये जो x2 है, या ये x3 है, ये दिस इज कॉल्ड स्टोकोस्टिक प्रोसेस। ये क्या है बच्चों, स्टोकोस्टिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ये जो x नोट है, ये जो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे। x नोट क्या है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंटर इन द क्लास बिफोर 7 AM, 7 बजे से पहले कितने आए थे, x1 7 से 8 के बीच में कितने आए हैं, फिर ये कितने आए हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, दिस इज द स्टोकोस्टिक प्रोसेस। ये क्या है, एक स्टोकोस्टिक प्रोसेस है। यहां पर ये जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट है, दिस इज डिपेंड अपॉन द टाइम, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। या दूसरे शब्दों में कि जो सन की जो पोजीशन मूव होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड होती है। जो टाइम चेंज होने से चेंज होता रहे, जो टाइम के पे डिपेंड करता हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों स्टोकोस्टिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को, स्टोकोस्टिक प्रोसेस कहा जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताते रहना, ना क्लियर हो तो दोबारा बताऊंगा, क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। तो जरूर कमेंट करके जरूर बताते रहना क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये, जब आप स्टोकोस्टिक प्रोसेस करते हो, जब आप क्या करते हो, स्टोकोस्टिक प्रोसेस करते हो, टाइम को जब आप मूव करवा के देखते हो, जैसे x नोट, x1, x2, ये सारे के सारे क्या है, ये स्टोकोस्टिक प्रोसेस। यहाँ जो वैल्यू जो लेगा, ये जो वैल्यू आनी चाहिए x नोट, x1, x2, ये सभी की सभी जो वैल्यू है, ये सभी जो है प्रोसेस में आप कितने टाइम काउंट करोगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में जब टाइम था ये लिया, पहले जब टाइम आपका 0 था तब आपने x नोट ले लिया, फिर आपने x1 लिया, फिर आपने x2 लिया, फिर आपने x3 लिया, फिर आपने x4 लिया। ये सारी की सारी क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टोकोस्टिक प्रोसेस। अब ये टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये जो नंबर x नोट x, ये जो स्टेट आप ले रहे हो, ये क्या होंगी, इनकी जो वैल्यू है, आइदर वैल्यू क्या कहेंगे, इनकी जो वैल्यू है आइदर फाइनाइट और काउंटेबल। ठीक है, तो जो स्टोकोस्टिक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू या तो होनी चाहिए फाइनाइट या फिर होनी चाहिए काउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, अनकाउंटेबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हम यहां जो वर्क करेंगे, हम सिर्फ उस प्रोसेस का करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ द वैल्यू, जैसे ये है नंबरिंग लिखते चल रहे हो सकता है जैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो प्रोबेबिलिटी आप अगर डाइस को उछाला तो उसमें छह प्रोबेबिलिटी 6 मेंबर है, अगर आप कार्ड को उछालोगे तो उसमें 52 है। यानी आप ये कहोगे जब भी आप क्या कर रहे हो, स्टोकोस्टिक प्रोसेस निकाल रहे हो, ये टाइम पे तो डिपेंड करती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी उस प्रोसेस की वैल्यू या तो फाइनाइट ही रहे या फिर काउंटेबल हो जाए, अनकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, अनकाउंटेबल। क्यों अनकाउंटेबल सेट की हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे,
हमारा वर्क किस पे रहेगा, काउंटेबल सेट पे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कोई भी स्टोकोस्टिक प्रोसेस है एक ऐसी प्रोसेस जो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के हिसाब से चेंज होती रहे, उसको हम स्टोकोस्टिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे x नोट नंबर ऑफ द स्टूडेंट ये आए, और ये जो x नोट x1 x2 xn इन सभी की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू आइदर ए फाइनाइट और काउंटेबल, इनकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, या तो फाइनाइट होनी चाहिए या फिर काउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये कहा जाए, मान लीजिए आपके रूम में एक बुक रखी हुई है टेबल पे, आपके रूम में क्या है, एक टेबल पे बुक रखी हुई है, क्या ये आपकी स्टोकोस्टिक प्रोसेस है, नहीं है। बुक अगर टेबल पे है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती, टेबल पे है तो वो टेबल पे ही रहेगी, टाइम कुछ भी चलता रहेगी, तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं है। बुक अगर आपकी टेबल पे रखी हुई है वो एक स्टोकोस्टिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जैसे आप मूव करते हो तो आपकी जो पोजीशन होती है, दिस इज द, ये क्या है, आपकी जो पोजीशन है वो स्टोकोस्टिक प्रोसेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप कितना मूव कर जाते हैं, सॉरी स्टोकोस्टिक प्रोसेस होती है जब आप मूव करते हो। क्या करते हो, जब आप मूव करते हो, वो क्या प्रोसेस कहलाएगी, आपकी स्टोकोस्टिक प्रोसेस कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर आप एक पोजीशन पे फ्रीज हो गए, एक पोजीशन पे खड़े रह गए और फिर आपसे कहा जाए कि क्या ये स्टोकोस्टिक प्रोसेस है, तो कहेंगे नो। ठीक है, तो क्या एक ऐसी प्रोसेस जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, बदलती रहे, उसको हम कहते हैं स्टोकोस्टिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे फ्रीज के अंदर बर्फ का फ्रीज होना, क्या पानी का फ्रीज होना, सिर्फ बर्फ का नहीं, आपका जो फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो वाटर है उसका फ्रीज होना क्या कहलाएगा, एक स्टोकोस्टिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से कुछ अलग रहेगा वाटर का, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अलग है, वो चेंज होता रहेगा। वो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में मूव करता है, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में मूव करता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। तो क्या है, वाटर का क्या होना, आइस के अंदर चेंज होना, वो भी क्या कहलाएगी, स्टोकोस्टिक प्रोसेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, वो भी हमारी स्टोकोस्टिक प्रोसेस कहलाएगी। दिस इज डिपेंड अपॉन द टाइम। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर गई, टाइम पे डिपेंड कर गई। या फिर दूध से दही बनना, क्या है, दूध से जो दही बनने लग रही है, ये भी क्या है, एक स्टोकोस्टिक प्रोसेस है, ये भी क्या है, एक स्टोकोस्टिक प्रोसेस है। ठीक है, अब नोटेशन की बात कर लेते हैं कि नोटेशन कैसे लिखी जाती है इसकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x n इज इक्वल टू आई, ये लिखा मैंने x n इज इक्वल टू आई, क्या लिखा, x n इज इक्वल टू आई। तो इसको क्या कहोगे, दिस इज प्रोसेस ऑफ स्टेट आई, ये क्या है, ये स्टेट आई की है, प्रोसेस है किसकी, स्टेट आई की, एट द टाइम इसको ये रीड करोगे नोटेशन। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, एक्स एन इज इक्वल टू आई, तो क्या कहोगे, ये प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, आई स्टेट की प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, आई स्टेट की प्रोसेस है, जब टाइम हमारा n था। मैंने क्या लिखा, x2 3, तो इसको क्या रीड करोगे, इसको रीड करोगे कि ये प्रोसेस है कौन सी, स्टेट 3 की प्रोसेस है, जब टाइम कितना था, जब हमारा टाइम जो है t जो है वो 2 था। मैंने लिखा x नोट 1, तो इसका क्या मीनिंग है, ये हमारी स्टेट 1 की क्या है, ये हमारी स्टेट 1 है कि ये स्टेट 1 की प्रोसेस है, दिस इज द स्टेट 1 प्रोसेस। कब, जब टाइम कितना था, 0 था, जब टाइम कितना था, 0 था। क्लियर हुआ, ये हमारी नोटेशन है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए एक्स एंड आई क्या है, ये एक प्रोसेस है स्टेट आई की जब टाइम n हो।
एक्स एन आई को क्या रीड करोगे, एक्स एन आई को जैसे मैंने जो स्टोकोस्टिक प्रोसेस बनाई थी, मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैंने ये कह दिया था, प्रोसेस का नाम रख दिया था मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इन द क्लास। एक्स नोट मैंने ये बोल दिया, मान लो कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास एट द टाइम, क्या मान लिया, टी नोट पे, और जब x1 जब टाइम t1 था, x2 जब टाइम t2 था, x3 जब टाइम t3 था, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा x n i, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये तो जैसे मैंने ये लिखा 5, तो ये क्या बताता है बच्चों, या मैंने यहां लिख दिया 3, तो ये बताता है तीसरी स्टेट के बारे में, ये तो पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। ये जो है किसके बारे में बताता है, दिस इज द स्टेट 3, ये क्या है बच्चों, ये स्टेट 3 के बारे में बताता है। और जब टाइम कितना हो, टाइम हमारा हो, टाइम इज n, टाइम हमारा n है, क्लियर हुआ। ये हमारा एक्स एन आई कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, ये हमारा एक्स एन आई कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मार्को मॉडल की बात करूं, मार्को चेन मॉडल की बात करूं, तो इसके लिए दो टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे बच्चों, अगर मैं मार्को मॉडल की बात करूं, मार्को मॉडल की बात करूं, ठीक है, जैसे मार्को मॉडल की बात करूं तो यहां दो टर्में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आपको स्टेट पता होनी चाहिए कि यहाँ स्टेट का क्या मीनिंग है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए बच्चों ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये दो बातें मार्को मॉडल में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं स्टेट होती क्या है, ठीक है। सिंपल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका बच्चों क्या होता है, जो इवेंट होता है, जो आउटकम होता है, उसको आप स्टेट बोलते हो। जैसे एक क्वाइन को उछालने से हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, क्या कहलाएगी, दो स्टेट है। एक डाइस को उछालने से क्या आ सकता है, उसमें 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो उसकी 6 स्टेट है, क्लियर हुआ। तो स्टेट का मतलब है उसकी क्या आउटकम आ सकते हैं, स्टेट का क्या मीनिंग है, उसके जो आउटकम की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी क्या कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी। अच्छा, वेदर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मार्को चेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लेना है जो टाइम पे डिपेंड करता हो। क्यों, एग्जाम्पल वो जो मैंने दिए आपके क्वाइन के, या फिर मैंने डाइस का जो एग्जाम्पल दिया है, दिस इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। हम ऐसे लेंगे जो टाइम पे डिपेंड करते हो, जैसे वेदर है, मौसम है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा वेदर ली मैंने, और मैं जो देखना चाह रहा हूं वेदर में रेनिंग डे और नॉन रेनिंग डे, ठीक है, बरसात का मौसम और एक दूसरा जब रेनिंग डे ना हो, ठीक है। तो प्रेजेंट लिख लेता हूं मैं, मान लीजिए ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। मान लीजिए जो टुडे है वो है रेनिंग डे है, और हो सकता है नॉन रेनिंग डे हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट। अब मान लीजिए मैंने मान लिया कि आज जो रेनिंग डे है, कल जो है बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए मैंने वो कह दिया आपको 40% है, 40% जो चांस है वो क्या है कि जो रेन टुमारो, मैंने मान लिया आज जो है वो बारिश का दिन है, और कल जो बारिश होने की जो संभावना है वो मैंने मानी 40% है, और बारिश ना होने की मैंने मानी 60% हो गई, नॉन
रेनिंग या नॉट रेनिंग। सिमिलरली मान लीजिए आज बारिश नहीं हो रही है और कल बारिश होने की जो संभावना है वो मान लीजिए 30% तो है रेन की और 70% है नॉन रेन की। ठीक है, ये है। तो आप यहाँ किसके, और जैसा कि आप जानते हो जो बारिश है या जो वेदर है, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द टाइम। जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। डे में अलग वेदर होगी, आफ्टरनून में अलग वेदर होगी, इवनिंग में अलग वेदर होगी, नाइट में अलग वेदर होगी। तो जो मौसम है दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द टाइम। जो मौसम है ये हमारा टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्टोकोस्टिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, स्टोकोस्टिक प्रोसेस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टेट की बात करें तो स्टेट कितनी है, आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो, आप बताने लग रहे हो कि मौसम के हाल के बारे में कि बारिश होगी या नहीं। तो आप किसके बारे में बता रहे हो, रेन और नो रेन के बारे में। किसके बारे में बता रहे हो, रेन के बारे में और नो रेन के बारे में बता रहे हो। तो इसका मतलब स्टेट कितनी होंगी, 2 स्टेट होंगी। कितनी स्टेट होंगी, 2 स्टेट होंगी। क्या, या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। कितनी स्टेट हो गई, यहां पर हमारी 2 स्टेट हो गई। तो क्लियर हुआ ये बात, तो ये बात क्लियर हुई स्टेट। तो स्टेट होती क्या है, जो मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था सेम यहां वही सेम है। ठीक है, द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम विच डिपेंड अपॉन द टाइम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या देख लो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच डिपेंड अपॉन द टाइम। टोटल आउटकम देख लो जो टाइम पे डिपेंड करे। तो कितने आउटकम है, यहाँ 2 ही आउटकम है। क्या क्या, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो कितनी हो जाएगी हमारे पास स्टेट, 2 स्टेट हो गई, एक रेन और एक नो रेन। ठीक है, ये हमारे पास कितने स्टेट हो गए बच्चों, ये हमारे पास 2 स्टेट हो गए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बनाने की बात कहता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया कि स्टेट। अब बात करते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो होती है बच्चों, वो प्रेजेंट से फ्यूचर पे लेके जाती है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमें क्या करती है, प्रेजेंट से फ्यूचर पे लेके जाती है, या पास्ट में अगर हम हैं तो पास्ट से हमें प्रेजेंट में लेके आती है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाई जाती है इसकी मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है। ये रेन है, ये नो रेन है, निकाली कैसे जाती है, ध्यान दीजिएगा। मैं समझाता हूं, यहां लिखो रेन, यहां लिखो नो रेन। ठीक है, यहां लिखो रेन, यहां लिखो नो रेन। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, ये तो आपका क्या होता है, प्रेजेंट, और ये होता है आपका फ्यूचर, या फिर ये कहो ये होता है आपका पास्ट और ये होता है आपका प्रेजेंट। ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको किसके बारे में बताती है कि जो कॉलम वाइज लिखने हैं ये तो होता है पास्ट, और जो रो वाइज लिखने हैं वो होता है आपका फ्यूचर। अगर पास्ट कहा तो प्रेजेंट और प्रेजेंट कहा तो फ्यूचर। क्लियर हुआ, जैसे रेन का लिखा, ये है पास्ट, पास्ट मतलब ये दिया हुआ है कि आज जो है वो रेनिंग डे है, ये आपका प्रेजेंट है। मानो प्रेजेंट से फ्यूचर पे लेके आ रहा हूँ कि आज मान लिया मैंने रेनिंग डे है, आज क्या है, रेन हो रही है। तो फ्यूचर में रेन होने का देखो, आज बारिश हो रही है तो फ्यूचर में बारिश होने की कितनी चांस है, 40%। 40% तो अगर बात करें क्या कहेंगे, 0.4। तो रेन से रेन पे आने के 0.4, रेन से नो रेन पे आने से, आज रेन है और कल रेन ना हो तो कितनी है, 60%, यानी कि 0.6। नो रेन है मतलब ये वाला, आज नो रेन है तो कल रेन होने की कितनी चांसेस है, ये है प्रेजेंट, फ्यूचर में जा रही है 30%, यानी कि 0.3, और नो रेन से नो रेन पे 70%, यानी कि 0.7। दिस इज कॉल्ड, अब इसकी मैट्रिक्स लिख दो, डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो, ये ऐसे लिखा दो इसको।
और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। पहले क्या बनेगी? हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। क्या आ गई? 0.4, 0.6, 0.3 और 0.7। ये क्या कहलाएगी? हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। इसमें यहाँ जो लिखे जाते हैं ये आपके या तो बोल दो ये पास्ट होते हैं या बोल दो प्रेजेंट होते हैं, और जो रो वाइज लिखे होते हैं ये आपके फ्यूचर की कहो या फिर प्रेजेंट कहो। ये पास्ट तो ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट तो ये फ्यूचर। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसका अगर आपको ये कहा जाए, क्या बोला जाए बच्चों आपको इसके बारे में, कि इसका आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, आइए। ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ ये तो हो गई ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसको तो बोल, ये तो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये तो है बच्चों ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये कहलाता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्या कहलाती है बच्चों? ये आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों? ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम जो बनता है या डायरेक्टेड डायग्राम जो बनता है वो स्टेट के बीच में बनता है। तो स्टेट लिख लेता हूं मैं, ये स्टेट ए, ये तो है नो वेदर, क्या है? नो रेन की, या रेन की, रेन है ये आपकी नो रेन है। ध्यान दीजिएगा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको चाहो तो ए से रिप्रेजेंट कर लो और इसको बी से रिप्रेजेंट कर लो। क्लियर हुआ? अब ये रेन से रेन पे है, तो रेन से रेन पे मतलब लूप बनती है, सेल्फ लूप। इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 0.4। ठीक है, और यहां से अगर मैं इस पे आऊं तो रेन से नो रेन पे अगर हम जाएं, रेन से नो रेन पे अगर हम जाएं तो कितनी है? 0.6। नो रेन से रेन पे आए, नो रेन से रेन पे अगर आए तो 0.3, और नो रेन से नो रेन पे रहे तो ये क्या है? ये हमारे पास है 0.7। ये आपका कहलाएगा बच्चों ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहां ये आती है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये आती है, ये क्वेश्चन देखिए, ये किसका है? रेन नो रेन का है। आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है, इफ टुडे टुडे इज रेनिंग वेदर, what is probability tomorrow non raining weather। ये दे दिया आपको कि जो आज है वो बारिश का मौसम है और कल बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आज क्या है? आज जो है वो बारिश का मौसम है और कल बारिश का मौसम ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बारिश से नॉन बारिश पे, मतलब रेनिंग है टुडे और नॉन रेनिंग पे जाना है, यानी ए से बी पे जाना है, तो ए से बी पे जाने की 0.6। तो आंसर आएगा बच्चों 0.6। कितना आंसर आएगा बच्चों? 0.6 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? या फिर ये कह दे कि जो टुडे है इज नॉन रेनिंग, आपको ये कह दे कि टुडे इज नॉन रेनिंग वेदर, what is probability tomorrow also non raining
कि आज जो मौसम है वो बिना बारिश का नॉन रेनिंग वेदर है, कल भी नॉन रेनिंग वेदर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन रेनिंग वेदर मतलब बी है, और कल भी नॉन रेनिंग रहेगी, इसी के ऊपर रहेगी, मतलब कि 0.7। क्लियर हुआ? तो फायदा क्या होता है, इसकी सहायता से प्रेजेंट से फ्यूचर या पास्ट से प्रेजेंट बताना आसान होता है। तो ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, ये किसके बारे में बताती है एक्चुअलिटी में? पास्ट से प्रेजेंट के बारे में, या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर के बारे में बताती है। ये किसके बारे में बताती है? ये प्रेजेंट से फ्यूचर के बारे में, या फिर पास्ट से प्रेजेंट के बारे में बताती है। क्लियर हुआ? तो दोनों चीज समझ में आ गई। जब आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तब ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना, या ट्रांजिशन मैट्रिक्स से डायग्राम से मैट्रिक्स, दोनों बातें क्लियर हुई या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आइए, मार्को मॉडल क्लियर हुआ? क्या है बच्चों? ये हमारा मार्को मॉडल है। मार्को मॉडल में दो चीजें की जरूरत होती है। किस किस की जरूरत होती है? एक तो स्टेट की और एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की। किसकी जरूरत होती है? स्टेट की और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, कि मार्को चेन होती क्या है। ठीक है, आपने स्टडी कर लिया बच्चों किसके बारे में? स्टेट के बारे में। मैंने देख लिया, x नोट लिखा, मैंने x1 लिखा, ये x2 लिखा, ये x3 लिखा, ये xn है, ये मैंने कुछ स्टेट लिख ली है एट द टाइम। ठीक है बच्चों, ये क्या है? x नोट स्टेट। ये क्या है? x नोट स्टेट। ये x1 स्टेट, ये x2 स्टेट, x3 स्टेट, xn स्टेट। तो ये जो है आप इनको लिखते चले जाओ कि जब टाइम t था, जब टाइम, ये टाइम क्या था मैंने बोल दिया, ये स्टेट है जब टाइम कितना था t नोट, ये टाइम t1, तो ये टाइम t2, ये टाइम t3, ये टाइम t4, ये मैं लिखता चला गया। तो दिस इज कॉल्ड मार्को चेन। ये आपने इनकी एक चेन बना दी। ये आपने क्या लिख दिया? एक चेन बना दी। चेन कहो या एक सीक्वेंस कहो। क्या कहिए बच्चों? सीक्वेंस याद है? जैसे अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया जाए n की पावर 3, ये दे दिया जाए, मैं आपको ये कहूं इसकी चेन बनाओ। क्या बनाओ इसकी चेन? तो आप क्या लिखोगे? 1 8 27 64। आप क्या कर रहे हो? आप इसकी इन नंबरों को लिखते जा रहे हो। ये क्या कहलाएगी? ये चेन कहलाएगी। लेकिन हम यहाँ चेन शब्द यूज नहीं करते, हम यहाँ सीक्वेंस शब्द यूज करते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं? सीक्वेंस शब्द यूज करते हैं। लेकिन जब हम स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जब हम स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जब टाइम टी नोट था, t1 था, t2 था, t3, t4 लाइक दिस, इन सभी स्टेट को मैं लिखता चला गया, तो ये जो कहलाएगा दिस इज कॉल्ड मार्को चेन। क्लियर हुआ? ये क्या कहलाएगी? मार्को चेन। जैसे यहाँ एक सीक्वेंस शब्द यूज करते हैं, यहाँ नंबर सिस्टम में तो क्या शब्द यूज करते हैं? सीक्वेंस। क्या कहते हैं? ये एक सीक्वेंस है n की, क्यूब की, इसको क्या कहेंगे? यहाँ स्टेट लिखी गई है, इनको क्या कहेंगे? इनको हम सीक्वेंस ना बोल के, हालांकि लिखी तो सीक्वेंस में ही है ये, इनको हम सीक्वेंस ना बोल के क्या बोलते हैं? मार्को चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम मार्को चेन बोलते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई पहले हमने x नोट स्टेट के बारे में स्टडी किया, फिर x1 के बारे में, फिर x2 के बारे में, फिर x3 के बारे में, फिर x4 के बारे में, फिर xn के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस की अगर मेंबर की बात करूं, सीक्वेंस के मेंबर तो ऑलवेज अनकाउंट, ऑलवेज इनफाइनाइट होते हैं। क्या? सीक्वेंस के पास तो ऑलवेज मेंबर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन मार्को चेन के पास जो मेंबर है वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं।
क्या कहेंगे बच्चों, मार्को चैन के पास जो मेंबर है वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी। इनफाइनाइट का मतलब है काउंटेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो अंतर क्लियर हुआ। ये आपकी क्या कहलाएगी, मार्को चैन है। क्या है ये आपकी मार्को चैन कहलाएगी। ठीक, जैसे मैंने बताया था, अगर मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया जैसे x t इज इक्वल टू 5, मैंने क्या लिख दिया कि x t इज इक्वल टू 5, तो क्या कहोगे इसको, इसके बारे में क्या रीड करोगे, दिस इज प्रोसेस ऑफ, ये किसकी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्टेट 5 एट टाइम, इसको ये रीड करेंगे। अगर मैंने क्या लिख दिया xt5, तो क्या कहोगे, ये प्रोसेस है कौन सी स्टेट की, पांचवी स्टेट की, जब टाइम क्या था, t था, जब टाइम t था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मार्को चैन की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये तो सीख लिया हमने, मार्को चैन एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है, मार्को चैन स्टेट और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, स्टेट पे और उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे। भाई ये स्टेट ही तो लिखी जाती है, स्टेट अगर आप मुझे नहीं दोगे, स्टेट आप मुझे नहीं दोगे तो फिर मैं मार्को चैन बनाऊंगा कैसे। इसलिए मार्को चैन दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक सॉरी मार्को मॉडल दो चीजों पे डिपेंड करता है, स्टेट पे और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे। क्लियर हुआ। और ये मार्को चैन हो गई, जहां x नोट क्या है, xt5 क्या है, ये पांचवी स्टेट की प्रोसेस है जब टाइम t हो, जब टाइम t हो। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मार्को चैन की प्रॉपर्टी। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि प्रोबेबिलिटी का, इसका मार्को चैन का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका डाउट ना बचे। सभी डाउट आपके जो है मैं साथ के साथ क्लियर करके चलूंगा। सर अनकाउंटेबल मार्को चैन हो सकती है, नहीं, अनकाउंटेबल नहीं होती। क्या नहीं होती, अनकाउंटेबल नहीं होती, काउंटेबल ही होती है। क्या कहेंगे बच्चों, अब टाइम पे डिपेंड कर गया बच्चों, क्या टाइम पे कोई चीज प्रोसेस डिपेंड करती है, क्या टाइम पे डिपेंड करती, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए आप नाम लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो, सबका नाम लिखना चाह रहे हो। अगर आप घंटे के हिसाब से करोगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अगर आप मिनटों के हिसाब से करना चाहोगे तो 24 घंटे को, एक घंटे में 60 मिनट होती है, 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिनटों के हिसाब से हो गया। सेकंडों के हिसाब से करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंडों के हिसाब से हो गया। तो जो टाइम होता है, टाइम काउंटेबल होता है। टाइम क्या होता है, काउंटेबल होता है। कोई आपसे ये कहेगा क्या टाइम हो गया, तो ये मत कह देना अनकाउंटेबल टाइम हो गया। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, काउंटेबल होता है। और कोई चीज टाइम पे डिपेंड करती है तो वो भी काउंटेबल होगी। टाइम क्या होता है, काउंटेबल होता है। टाइम को काउंट कर सकते हो, घंटों के हिसाब से भी काउंट कर सकते हो, मिनट के हिसाब से भी काउंट कर सकते हो, सेकंड के हिसाब से भी काउंट कर सकते हो। टाइम को क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं, घंटे के हिसाब से भी, मिनट के हिसाब से भी और सेकंड के हिसाब से भी। और जो चीज काउंट हो रही है और जो टाइम पे डिपेंड है, तो इसका मतलब मार्को चैन में जो स्टेट रहेंगी वो भी हमारे टाइम पे डिपेंड करती है, तो वो भी क्या होंगी, काउंटेबल होंगी, या तो फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से कमेंट करके, काउंटेबल क्यों होती है, क्लियर हो गया, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करती है इसलिए अनकाउंटेबल नहीं होंगी। देखिएगा, मार्को चैन की प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मार्को चैन की प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट से अबाउट फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट और
प्रेजेंट डिपेंड्स अपॉन पास्ट, ये कहता है। और मैथमेटिकल लैंग्वेज इट्स से अबाउट एक्स n is equal to j is depends अपॉन एक्स एन कह दो या एक्स आई कह दो या ये कह दो एक्स टी प्लस वन जो है, एक्स टी प्लस वन डिपेंड अपॉन एक्स टी। जो एक्स टी प्लस वन है वो एक्स टी पे डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड ऑन एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, एक्स टी माइनस थ्री, लाइक दिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मार्कोचेन प्रॉपर्टी ये कहती है, ये किसके बारे में बताती है बच्चों? ये प्रेजेंट से फ्यूचर के बारे में बताती है। तो प्रेजेंट से फ्यूचर के बारे में बताते हैं तो किस पे डिपेंड कर गई? प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या। मान लीजिए आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा वीक हो, ठीक है, प्रेजेंट में आप क्या है, मान लीजिए स्टडी में बहुत ज्यादा कमजोर है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप नालायक हो, ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँ आपका फ्यूचर बताओ क्या होगा, तो ऑब्वियसली है आप नालायक हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते तो आपका फ्यूचर बेकार होगा। लेकिन आप ये कहो सर मैं अब तो बिल्कुल नालायक हूँ, वीक हूँ, लेकिन पास्ट में जो है मैं बहुत ही इंटेलिजेंट था, मेरा फ्यूचर बताओ क्या होगा। तो फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, वो पास्ट पे डिपेंड नहीं करता। और पास्ट जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट पे डिपेंड करता है। भाई पास्ट में आपने क्या किया था उसी के आधार पर आपका प्रेजेंट बनेगा। क्लियर हुआ? तो मार्कोचेन की जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, वो पास्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्या कहेंगे बच्चों? जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, पास्ट पे डिपेंड नहीं करता। और प्रेजेंट जो है वो आपका पास्ट पे डिपेंड करता है। जो आप प्रेजेंट में हो वो क्या किसकी वजह से हो? आपके पास्ट की वजह से। या कहो कि स्टेट एक्स टी प्लस वन, जो एक्स टी प्लस वन क्या है, एक्स टी प्लस वन क्या है? स्टेट व्हेन टाइम टी प्लस वन। तो जब टाइम टी प्लस वन था तो ये जो स्टेट है ये किस पे डिपेंड करती है? जब टाइम टी था तो टी के बाद अगला नंबर कौन? टी प्लस वन। क्यों? काउंटेबल नंबरों की तो काउंटिंग की जा सकती है, नंबर लिखा जा सकता है। इसका नंबर अगर टी प्लस वन है तो इससे पहले कौन सी स्टेट आई होगी? एक्स टी। तो ये कहता है कि जो एक्स टी प्लस वन स्टेट है वो डिपेंड करती है एक्स टी क्या था, वो इन बाकियों से, इससे पहले के जो पास्ट है उस पर डिपेंड नहीं करती। दिस इज द मार्कोचेन प्रॉपर्टी। ये मार्कोचेन की प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, दोनों चीजें से डेली लाइफ से कनेक्ट करके भी बता दिया और आपको मैथमेटिकल भी बता दिया। मैंने आपको मैथमेटिकल भी बता दिया, दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने ये लिखा प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी? मैंने लिखा एक्स टी प्लस वन की, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक्स टी प्लस वन की। ये जे, ये एक्स टी इज इक्वल टू आई एक्स टी माइनस वन इज इक्वल टू आई वन, और ये एक्स मैंने ये लास्ट में लिख दी एक्स नॉट, इसको लिख दिया मैंने आई नॉट। ये मैंने सारी स्टेट लिख दी। ठीक है, इसको क्या रीड करोगे? इसको एक्स टी प्लस वन इज इक्वल टू जे। ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेट जे। ये किसकी प्रोसेस है? जे स्टेट की प्रोसेस है, जब टाइम क्या था? टी प्लस वन था। ठीक है, आपको क्या कहा जाए? आपको इसका आपको ये कहा जाए प्रोबेबिलिटी निकालो स्टेट जी की। क्या इसका इसको क्या रीड करोगे? इसको रीड करोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट जे व्हेन टाइम
इज t+1। क्या रीड करोगे इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट j व्हेन टाइम इज t+1। ठीक है, किसकी है ये हमारी स्टेट j की प्रोबेबिलिटी है जब टाइम क्या था हमारा t+1 था। टाइम क्या था बच्चों हमारा, जब टाइम हमारा t+1 था। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया है बच्चों, मुझे किसके बारे में बताना है, मुझे बताना है t+1 के बारे में। मुझे किसके बारे में बताना है बच्चों, मुझे बताना है t+1 के बारे में। मतलब ये ऑलरेडी ओकर, ये क्या है बच्चों, फ्यूचर, या ये कहो ये क्या है आपका प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या होना चाहिए, पास्ट। मतलब दीज आर ऑलरेडी ओकर, ये सभी ऑलरेडी ओकर हो चुकी है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कैसी कहलाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसी कहलाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और आई थिंक आपने लेक्चर देखा होगा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने समझाया हुआ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जहां पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें ए ऑलरेडी ओकर हो चुका है, जिसमें एक ऑलरेडी ओकर हो चुका है। क्लियर हुआ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें ए ऑलरेडी ओकर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं, एक बैग है, उसमें से आपको दो बॉल निकालनी है और पहली बॉल रेड निकालनी है, तो दूसरी बॉल भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाता है, जिसमें एक जो है स्टेट ऑलरेडी ओकर हो चुकी है। जैसे अगर मैं ये कहूं एक बैग है, क्या है, एक बैग, उसमें से दो बॉल निकालनी है, ठीक है, और पहली बॉल रेड निकल गई है, निकल चुकी है, तो दूसरी बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, पहली तो ऑलरेडी हो चुकी प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस के बारे में बताना, उसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है, अगर मैंने ये लिखा p t+1j और ये लिखता चला गया मैं, ये सारी क्या है, ये वो है जो हो चुकी, पास्ट की बातें हैं, ये प्रेजेंट है, या ये फ्यूचर कहो तो ये प्रेजेंट कहो, ये पास्ट प्रेजेंट कहो तो ये पास्ट, ये फ्यूचर कहो तो ये प्रेजेंट। तो इसका मतलब आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी स्टेट j की जब टाइम t+1 हो। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, स्टेट j की जब टाइम t+1 हो। क्लियर हुआ। इसको कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और अभी अभी हमने सीखा था मार्कोचैन प्रॉपर्टी से। मार्कोचैन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। क्या फ्यूचर जो है वो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, या फिर जो कौन सी स्टेट है, t+1 स्टेट है, वो t स्टेट पे ही डिपेंड करती है, अदर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो लिखी हुई है इनको कर दो रफ। ये जो लिखा हुआ है, जो मैंने हर एक स्टेट के बारे में बता दिया, यहां जो एवरी स्टेट के बारे में मेंशन किया हुआ है कि t+1 = j, फिर xt = i, t-1, t-2 और लास्ट में x0 स्टेट है। ये जो सारी स्टेट लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये कहता है इनको जाओ भूल, इन पे डिपेंड ही नहीं करती है प्रोबेबिलिटी, इनको कर दो कट। ये जो है p x t+1 = j, दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन xt = i, ये सिर्फ इस पे ही डिपेंड करता है। तो क्लियर हुआ। तो इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आ गया, क्लियर हुआ। ठीक है, इसको रीड क्या किया जाता है, इसको रीड किया जाता है भैया, आ रहे कहां हो, पास्ट ये आपका क्या था, प्रेजेंट, ये क्या है आपका फ्यूचर। इसको क्या रीड करोगे, इसको आप रीड करोगे, इसको आप रीड करोगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट कमिंग फ्रॉम, या स्टेट
प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी है ऑफ स्टेट I टू J। ठीक है, जब I से J पे मूव कर रहे हो तो उस पे मूव करने की प्रोबेबिलिटी है, क्या बच्चों, I से J पे मूव करने की प्रोबेबिलिटी है। इसको लिखा कैसे जाता है, I से J पे आ रहे हो तो इसको लिखोगे P I और J, क्या लिखोगे, P I J। ठीक है, क्या लिखोगे, P I J। क्लियर हुआ, तो P I J है क्या, P I J हमारा है ये pxt + 1 20। क्लियर हुआ, तो I से J स्टेट पे मूव करना है, I से J स्टेट पे आपको मूव करना है। दिस इज यूर प्रेजेंट, दिस इज यूर फ्यूचर। ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है। तो इस स्टेप से ये स्टेप लिखना, क्लियर हुआ, यहां से ये पहले तो इस स्टेप से ये स्टेप बना, इस स्टेप से ये स्टेप बना। क्लियर हुआ, तो हम जो यूज किया करेंगे तो तीनों ही यूज कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आपको ये दे दिया जाए या ये दे दिया जाए या ये दे दिया जाए, मेनली जो फोकस रहेगा वो रहेगा इसके ऊपर। क्लियर हुआ, तो आपको तीनों ये स्टेप 1 2 3, इस बड़े से ये कैसे बना, यहां से ये कैसे बना। क्लियर हुआ, आपको कहां जाना है, J स्टेट पे जाना है, किस स्टेट से, TI स्टेट से। तो ये क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी IJ। अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी IJ है क्या, तो ये क्या कहोगे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी गोइंग फ्रॉम I टू J स्टेट। PIJ है क्या, ये आपकी ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, आप प्रेजेंट में I स्टेट पे हो, प्रेजेंट में आप I स्टेट पे हो और आप J स्टेट पे जा रहे हो। प्रेजेंट में कहां हो, I स्टेट पे हो और J स्टेट पे जा रहे हो। ठीक है, ये होगा, I से आप J पे जा रहे हो। क्लियर हुआ, बच्चों जो ये जो मैंने लिखा है बच्चों, ये जो मैंने आपको लिख के दिखाई है, ये तो हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ट्रांजिशन। हम जो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शब्द यूज किया है, ये मैंने आपको +2 की याद दिलाई है कि हम +2 क्लास में ऐसा बोलते थे। यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शब्द यूज किया है, मैंने +2 के अकॉर्डिंग बताया है कि +2 में ऐसी चीज को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते थे जब एक चीज ऑलरेडी ओकर हो गई हो और दूसरी के बारे में बताना हो। लेकिन मार्को चेन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता। यहां हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, यहां हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो जो ये लिखा है मैंने इस आधार पे बताया है कि हम +2 क्लास में इसी चीज को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते थे। क्या बताया है मैंने कि हम +2 क्लास में इसी चीज को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते थे। हम यहां इसको जो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोल लेंगे, ना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर, वो तो सिर्फ मैंने आपको +2 की बात याद दिलाने के लिए बोला था। ठीक है, क्या क्लियर हुआ, इसकी मार्को चेन की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसका जो प्रेजेंट है वो पास्ट पे डिपेंड करता है, या जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, या टी क्या कहेंगे, x t+1 स्टेट है वो xt पे मूव कर डिपेंड करती है। या एक और एग्जांपल दूं आपको, मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मार्को चेन प्रॉपर्टी का। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन है, मान लीजिए एक पर्सन है और वो मूव कर रहा है जिग जैग मोशन में। क्या कर रहा है बच्चों, वो जिग जैग मोशन में मूव कर रहा है। मान लीजिए अभी फिलहाल उसकी जो पोजीशन है वो यहां है।
यहां अभी फिलहाल वो, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो यहां चला गया बी पॉइंट पे, और कुछ टाइम बाद मान लीजिए ये टाइम टी नोट था और ये मान लीजिए टाइम टी वन था, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये यहां आ गया जब टाइम टी टू था, ठीक है। और लास्ट यहां आ गया डी पॉइंट पे जब टाइम कितना था, जब टाइम टी थ्री था। मान लीजिए वो यहां है इस पोजीशन पे डी पे, जब कब, जब टाइम कितना था टी थ्री था, ठीक है। अब इसके पास मान लो अब ये यहां है, इसको ये कहा जाए या तो यहां मूव कर सकता है या फिर ये यहां भी जा सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है कि ये ई पे मूव कर जाए या हो सकता है वो एफ पे मूव कर जाए। अब ये डी पॉइंट पे फिलहाल, अब डी पॉइंट से इसके पास जाने के दो रास्ते हैं। मान लो यार ये तो ई पे चला जाए या फिर एफ पे चले जाए, ठीक है। इसके पास जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं ये जो चीज है ई, ये जो ई है, ई पे आना, अगर कोई ई पे आएगा तो वो किस पे डिपेंड कर गया, डी पे। जब डी इस पे जाएगा तभी तो ये इसके बारे में बता पाओगे आप। क्या बच्चों, कोई व्यक्ति ई पोजीशन पे कब जा पाएगा, जब वो डी से ई पे मूव किया होगा। कोई डी पे है, डी से जब वो ई पे मूव करेगा तभी तो वो ई पोजीशन पे आएगा, या एफ पोजीशन पे कब आएगा, जब वो डी से एफ पे मूव किया होगा, या वो इस पे डिपेंड करता है ए पे। कोई व्यक्ति ई पे आएगा या नहीं आएगा, क्या वो ए पे डिपेंड करता है, नहीं करता भाई। ए से क्या लेना देना, तो इस पे डिपेंड करता है डी कि ये कहां इस पे जाना चाह रहा है या इस पे जाना चाह रहा है। क्लियर हुआ। यानी कि मार्को चैन ये कहता है किसी स्टेट के बारे में, ई स्टेट या जो एफ ई स्टेट या जो ये एफ स्टेट है, ये जो फ्यूचर है, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट स्टेट, नॉट डिपेंड अपॉन द पास्ट स्टेट। ये पास्ट में क्या था उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता प्रेजेंट स्टेट पे। ई और एफ, जो ई स्टेट है वो आपकी डी पे डिपेंड करती है, ना कि ए बी सी पे। या जो एफ स्टेट है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, आपकी डी पे डिपेंड करती है, ना कि ए बी सी से। ये बात मार्को चैन की प्रॉपर्टी है और ए की प्रॉपर्टी है, ये भी नहीं बहुत सारी है। तो बताओ याद हो जाएगी प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, कि जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट पे डिपेंड है। क्या है प्रॉपर्टी, कि जो फ्यूचर है वो हमारा प्रेजेंट पे डिपेंड है। या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम ये कहेंगे एक्स जे प्लस एक्स एन प्लस वन स्टेट, एक्स एन प्लस वन स्टेट डिपेंड अपॉन द एक्स एन स्टेट, ठीक है। जो एक्स एन प्लस वन स्टेट है ये एक्स एन स्टेट पे डिपेंड करती है। ये जो यहां लिखा हुआ है ना बच्चों, ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम, ठीक है। अच्छे से लिखो तो इसको, ये तो वैसे लिख दिया मैंने, लेकिन अच्छे से लिखा जाए तो ये कहो इस स्टेट का नाम भी बोल दो, इस स्टेट का नाम बोल दिया के, और एक्स एन स्टेट का नाम बोल दिया जी। तो क्या कहोगे, इसको क्या रीड करोगे, इसको रीड करोगे जो स्टेट के है दिस डिपेंड अपॉन द स्टेट जे, और इसको लिखो, इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी जे से के पे मूव करना है, जे से के पे मूव करना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी गई। ये इसकी क्या लिखी गई बच्चों, ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी गई। क्लियर हुआ। आइए एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं।
एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं। जो रेन वाला क्वेश्चन उठाया था उसी को उठा रहा हूं बच्चों में। जो बारिश का क्वेश्चन उठाया था ना मैंने, उसी क्वेश्चन को उठा रहा हूं मैं। याद होगा, जैसे रेन था, इसको बोल दिया स्टेट 1, और नो रेन को बोल दिया स्टेट 2। जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैं वापस लिख देता हूँ। क्या थी? 0.4, यहाँ गए थे, ये थे 0.6, यहाँ थे 0.7, और ये इस पर लूप बनाया था, ये थी 0.3। ये था, ठीक है। इसकी अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, मैट्रिक्स मैंने बनाई थी इसकी, क्या थी? 0.4, 0.6, 0.7, 0.3, ये हमारी मैट्रिक्स बनी थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं आपको ये कहूँ, कितनी स्टेट है मेरे पास? 2 स्टेट है। कितनी स्टेट है मेरे पास? 2 स्टेट है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अगर ये लिख दिया P ऑफ, मैंने यहां कर दिया x5, ठीक है, और यहां कर दिया 2, यहां मैंने कर दिया x4, और यहां कर दिया बच्चों मैंने 1। मैं आपको ये कहता हूं, यहां मैंने x3 कर दिया 2, x2 कर दिया मैंने 1, और x1 कर दिया 2। मान ये कर दिया। मैं आपको ये कहता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या कहता हूँ? मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। तो क्या कहोगे? आपको क्या बतानी है? आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी। इसको अगर रीड करोगे तो क्या बताओगे? स्टेट 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जब टाइम क्या था? 5 था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका क्या है? फ्यूचर। ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, बाकियों को तो काटो, इस पे डिपेंड ही नहीं करता। इनको लिखो x5 = 2, x4 = 1। प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में अगर लिखना चाहो, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखोगे 1 से 2 पे आना है, 1 से 2 पे आना है, कितने? ठीक है, 1 से 2 पे आना, कितने स्टेप में आना है? इनका डिफरेंस देख लो, और इनका डिफरेंस, और यहाँ सिंपल में जो वर्ड करते हैं तो एक ही रहेगा इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस यहाँ आए तो आई +1 तो ये आएगा। तो कुल मिला के आपको प्रोबेबिलिटी 1 2 निकालनी है। 1 2 का मतलब क्या है बच्चों? 1 2 का मतलब 1 से 2 पे जाना है, तो 1 पे 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6, तो आंसर आ गया 0.6। क्लियर हुआ? यानी कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स से, ये क्या बच्चों? ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स आपकी, या फिर आप ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है, ये आपका क्या है? ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम से आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालना समझ में आया या नहीं? बताइए, ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब यहां शब्द यूज किया है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो समझा देता हूं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब आज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी शब्द यूज कर लिया तो समझा देता हूं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, और जो बात समझ में ना आए साथ के साथ पूछते चलना, जो बात आपको क्लियर ना हो उसको साथ के साथ पूछ लेना मेरे से, ठीक है।
आइए तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इन वन स्टेप। वन स्टेप का क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टेट I to state J in step 1 is denoted by Pij। इसको क्या रीड करोगे, Pij। तो Pij है क्या, एक्चुअलिटी में प्रोबेबिलिटी कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी I से J स्टेट पे जाने की वन स्टेप में। लिखा कैसे जाता है इसको, वन स्टेप पे लिखना हो तो यहां कोई भी लिखो xn, टाइम लिख दिया मान लीजिए n+1 और यहां कर दिए मैंने कौन सी स्टेट, J स्टेट पे, जिस स्टेट पे जाना हो वो, और ये फिर xn और या कौन सी स्टेट से चले थे, I स्टेट से, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये है आपका, ठीक है। तो आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी Pij क्या कहलाता है, दिस इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम I टू स्टेट J इन वन स्टेप। Pij होता क्या है, P xn+1 J xn। अच्छा, अब इस चीज पे फोकस मत करना, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं, आपकी चॉइस है। आप ये कहो सर मुझे तो इसको 15 लेना है, ये लो 15, अगर ये 15 लिया तो ऑटोमेटिकली 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस मत करना, ये n+1 n ये क्या है, ये सिर्फ नोटेशन है टाइम की। आप ये कहो सर मुझे तो ये पसंद है, मैं तो यहाँ x 20 लिखूंगा, यहाँ j कर दिया और फिर यहाँ x 19 कर दिया और यहाँ i कर दिया, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रीड क्या करोगे इसको रीड करोगे Pi से j पे आना है। कितने का डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस होता है उतने ही स्टेप होती है। कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है तो उतने ही स्टेप होते हैं। जितने स्टेप होते हैं वो पावर में लिखा जाता है, n पावर। तो स्टेप को लिखने के दो प्रोसेस है, एक तो Pij पावर में कर दो n रिप्रेजेंट करता स्टेप को, या फिर Pij इस ब्रैकेट में लिख दो n को, n रिप्रेजेंट करता स्टेप को। तो ये दोनों ही प्रोसेस है, दोनों पता होनी चाहिए। जैसे एक स्टेप में लिख रहे हैं तो n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू अगर 1 है तो फिर यहाँ 1 पावर क्या लिखे, तो कई बार ऐसा लिख देगा आपको कि Pij और ये 1, तो इस 1 का क्या मीनिंग है, वन स्टेप। क्लियर हुआ कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इन वन स्टेप में। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, Pij दैट इज अंडरस्टूड की पावर 1 है, दैट इज अंडरस्टूड की पावर 1, इसलिए नहीं लिखा मैंने। Pij लिखा कैसे जाता है, प्रोबेबिलिटी xn+1 = j और xn i। तो इस पे कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट जो ये मेंबर लोगे उससे कम ये ले लेना, जो ये मेंबर लोगे उससे कम ये ले लेना। क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एक स्टेप। अब आ जाते हैं एन स्टेप के ऊपर। किस पे आ जाते हैं बच्चों, इन एन स्टेप। प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टेट I टू स्टेट J इन स्टेप n डिनोटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Pij इसकी पावर कर दो n, या फिर Pij और यहां n लगा दो। तो इन दोनों का सेम मीनिंग है। वो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता, आपको घबराना नहीं है इसको देख के। क्या नहीं करना है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये क्या हो गया। कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। Pij n स्टेप पे आना है, या कुछ j लिखोगे पहले, या कुछ भी लिख दो, n+1 लिख दिया, यहां j ले दिया, तो यहां क्या लेना होगा, फिर डिफरेंस n आ जाएगी, ले दो, यहां 1 ले दो, यहाँ i आ गया
और ये प्रोबेबिलिटी चाहिए है तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखा जाता है। अगर मैंने लिखा पी आई जे एन तो एक्चुअलिटी में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जे से एक्स वन इज इक्वल टू आई की। क्यों, आई से जे पे तो आ गई, कितने का डिफरेंस है, वन से कहाँ आए हो, एन प्लस वन पे कितने स्टेप करो लगाए हैं, एन स्टेप, तो ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी आई जे इन एन स्टेप। क्या कहलाएगी बच्चों, ये हमारी कहलाएगी प्रोबेबिलिटी आई से जे पे एन स्टेप पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं वहां से देखना। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा प्रोबेबिलिटी x 3 इज इक्वल टू 2, x 1 इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे बच्चों प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक, 1 से 2 पे, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी x 15 इज इक्वल टू 4 और x 3 इक्वल टू 2। इसको क्या रीड करोगे, इसको रीड करोगे दिस इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 4। ये स्टेट 2 से स्टेट 4 की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, कितने स्टेप में, 12 स्टेप में। कितने स्टेप में, 12 स्टेप में। मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी x 13 इज इक्वल टू 7 और x 2 इज इक्वल टू 9। इसको क्या रीड करोगे, इसको रीड करोगे प्रोबेबिलिटी है ये स्टेट 9 से स्टेट 7 पे जाने की, कितने स्टेप में, 11 स्टेप में। तो क्लियर हुआ, 1 स्टेप प्रोबेबिलिटी लिखना और n स्टेप प्रोबेबिलिटी लिखना। कमेंट करके जल्दी बताओ 1 स्टेप प्रोबेबिलिटी और n स्टेप प्रोबेबिलिटी क्लियर हुआ या नहीं। आओ अब बात करते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास n स्टेट है, मान लीजिए हमारे पास जो स्टेट है x1 है, x2 है, x3 है, xn, ये मान लीजिए हमारे पास स्टेट है। ठीक है, आपको ये कहा जाए इसकी मैट्रिक्स बनाओ, तो ध्यान दीजिएगा, यहां स्टेट लिख लिया x1 x2 x3 xn, ये कौन सी स्टेट है, पास्ट की। x1 x2 x3 ये कौन सी स्टेट है, फ्यूचर की, ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट, या ये प्रेजेंट तो ये पास्ट। x1 की 1 पे प्रोबेबिलिटी 1 1, प्रोबेबिलिटी 1 2, प्रोबेबिलिटी 1 3, प्रोबेबिलिटी 1 n, प्रोबेबिलिटी 2 1, प्रोबेबिलिटी 2 2, प्रोबेबिलिटी 2 n, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी n1, प्रोबेबिलिटी n2, प्रोबेबिलिटी nn। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स को क्या कहना चाहता हूं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कहना चाहता हूं मैं आपको, क्या, TPM। क्या कहना चाहता हूं इसको, TPM कहना चाहता हूं। अगर ये 3 कंडीशन होल्ड कर गई तो इसको हम TPM कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम TPM कहेंगे जब ये हमारी 3 कंडीशन को होल्ड करती हो। कितनी कंडीशन को, 3 कंडीशन को होल्ड करती हो। पहली कंडीशन ये कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है ए, ये नाम कह दो, या ये जो है इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज अंडरस्टूड होगी भाई, जितने कॉलम है उतने ही रो लिखोगे, जितने कॉलम है उतने ही रो लिखोगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही। पहली कंडीशन तो ऑलवेज होल्ड करेगी। दूसरी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो क्या कहोगे, Pij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए फॉर ईच i, j, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन भी ऑलवेज होल्ड करेगी। क्या कहेंगे बच्चों, दूसरी कंडीशन भी ऑलवेज होल्ड करेगी, लेकिन तीसरी होल्ड करे जरूरी है, तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
सम ऑफ ईच रो इज 1। एवरी रो का सम 1 होना चाहिए। समीशन लगा दो, ठीक है, पी आई जे, ठीक है। रो में कौन वेरी करता है, आई तो फिक्स रहेगा और जे मूव करता रहेगा, जे मूव करता रहेगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि एवरी रो का सम। किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कहेंगे जब वो हमारी इन 3 कंडीशन को होल्ड करती होगी। क्या करती होगी बच्चों, जब हमारी इन 3 कंडीशन को होल्ड करती होगी उसको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कहेंगे। कौन है वो 3 कंडीशन, पहली तो ये कि वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये कि वहां पर पी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये उसकी एवरी रो का सम 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कॉलम ने यूज किया है एवरी रो का सम। क्या कहा मैंने, एवरी रो का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे बच्चों, उसको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बोल लेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं मैट्रिक्स के, और उन एग्जाम्पलों को देख के आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पॉसिबल है। क्या बताना है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, उन एग्जाम्पलों को देख के आपको ये बताना है कौन सी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। पहले तो ये बताओ इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो स्टॉप कर देता हूँ, कल ले लूंगा क्लास। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो कंटिन्यू रखते हैं। पहले तो एक बार ये बता दीजिए, ये ना हो कि मैं आपको करवाता चलूं और आपको इंटरेस्ट ही ना हो। अभी बताइए, चलो इंटरेस्ट है तो फिर तो चलो कर लेते हैं। वेरी गुड, इंटरेस्ट आ रहा है तो कर लेते हैं। आइए, कुछ मैट्रिक्स लिखी मैंने। एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी बच्चों 0 0 1 2 -1 0 0 0 1। एक बी मैट्रिक्स लिखी मैंने लिखी हाफ हाफ 0 0 हाफ 1 0 हाफ 1। एक सी मैट्रिक्स लिखी मैंने 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 1/2 1 0 0। एक डी मैट्रिक्स लिखी मैंने 1/2 1/2 0 1/3 1/3 1/3 और 0 1 0। और मैंने आपसे ये पूछ लिया इनमें से कौन सी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन मैट्रिक्स मे बी पॉसिबल, कि इनमें से कौन सी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो सकती है, बताइए। बताइए कौन सी हो सकती है। यस, फोर्थ। क्यों, यहां एंट्री देखो, रो का सम तो आपने कर दिया 1, लेकिन दो कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रो का सम 1 भी है, लेकिन प्रॉपर्टी सेकंड फेल हो गई, ऑल द एंट्री आर नॉन नेगेटिव, सभी एंट्री नॉन नेगेटिव होनी चाहिए थी। तो ये आपकी कभी भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ये क्या ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो सकती है, तो आप ये कहोगे सर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स भी कर दिया, एंट्री नॉन नेगेटिव भी कर दी, लेकिन एवरी रो का सम तो आपने 1 नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकती, आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ये स्क्वायर भी है, नॉन नेगेटिव भी है एंट्री, लेकिन एवरी रो का सम आपने 1 नहीं किया, तो ये भी नहीं है। 1 1 1 तो ये है, तो ये आपकी टीपीएम बन गई। तो एक बात तो कंफर्म है बच्चों,
जो हमारा काम चलने वाला है क्या मार्को चैन में, जो आपकी मार्को चैन की जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमेशा ही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है। तो ध्यान दीजिएगा, मार्को चैन के अंदर जो हमारी मैट्रिक्स बना करेगी ऑलवेज, वो हमेशा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? वो हमारी हमेशा ही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी? वो हमेशा ही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर हुआ? अब आप कहोगे सर लॉजिक दे दो। क्या कहोगे? सर लॉजिक दे दो। लॉजिक दोगे तभी हमें समझ में आएगा कि एवरी रो का सम 1 क्यों होगा, इस बात का लॉजिक दे दो। क्या कहोगे कि सर ये तो चलो समझ में आ गया कि रो का सम 1 आ रहा है, लेकिन लॉजिक दीजिए कि मार्को चैन के अंदर ऐसा क्यों होगा। क्या कहोगे? सर लॉजिक दे दीजिए, ऐसा क्यों होगा मार्को चैन के अंदर कि एवरी रो का सम 1 आ जाए। मैं दूंगा, चलो आपको दे देता हूं लॉजिक। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने वेदर के एग्जांपल से ही समझा देता हूं। ठीक है, नो रेन और रेन, या रेन नो रेन। ठीक है, यहां रेन या नो रेन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो स्टेट बनाई थी मैंने, रेन और नो रेन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने दो स्टेट बनाई थी। मैंने यहां लिखा था रेन, यहां लिखा था नो रेन। ठीक है, यहां क्या लिखा था बच्चों? मैंने रेन, यहां लिखा था नो रेन। ध्यान दीजिएगा, अब मान लो रेन है, यहां से यहां जाना आपको, तो रेन से रेन की प्रोबेबिलिटी कुछ ले लो, पॉसिबिलिटी कितने भी परसेंट ले लो। मान लो आपने ये ले ली, मैं कुछ भी समझा रहा हूं, मान लीजिए आपने ये ले ली के परसेंट, ले ली। ठीक है, क्या ले लिया आपने? जैसे मान लीजिए ये आपने ले ली 70%, या समझ लो ये आपने ले ली 30%। ठीक है, कि रेन से रेन के 30% है। अगर रेन से रेन के 30% है तो ऑटोमेटिक नो रेन कितना हो गया? 70%। क्लियर हुआ? जैसे ही आप रेन से रेन को ले रहे हो तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? 70%। जैसे ही आपने इसको 0.3 लिया तो ऑटोमेटिक ये कितना हो गया? 0.7। क्लियर हुआ? दो ही केस होंगे, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। जैसे ही आपने यहां क्या किया, रेन को 0.3 लिया तो ऑटोमेटिक नो रेन, ऑटोमेटिक 0.7 फिल हो गया। या जैसे ही आपने रेन को 0.6 लोगे, इसको 0.6 लोगे, तो ऑटोमेटिक नो रेन 0.4 फिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी यस की और प्रोबेबिलिटी नो का जोड़ हमेशा 1 होता है। यस प्लस नो हमेशा जोड़ 1 होता है, और इसलिए ये यस है ये नो है, तो इनका जोड़ हमेशा क्या रहा करेगा? 1। और इसलिए कहा जाता है कि जो भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाओगे उसमें एवरी रो का सम क्या रहा करेगा? उसमें एवरी रो का सम ऑलवेज 1 रहेगा। क्लियर हुआ लॉजिक? क्या कहेंगे? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में एवरी रो का सम ऑलवेज 1 रहेगा। क्या रहेगा उसमें? एवरी रो का सम क्या रहेगा? 1 रहेगा। और कुछ एग्जाम्पल उठाता हूं। क्या करता हूं बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल उठाता हूं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये कहता है ए मार्केट सर्वे इज मेड ऑन 2 brands
ऑफ ब्रेकफास्ट, फूड, फूड ए एंड फूड बी। every time every time a customer परचेज, ही हो या फिर सी, बाय सिमरन और स्विच द ब्रांड बी। ठीक है, मान लीजिए आपको ये दे दिया, ध्यान दीजिएगा, ये फूड 1 है, ये 2 है, ये ए है, ये बी है। ये फूड, इसकी जो टेबल है 0.8, ये 0.2, ये 0.6, ये 0.4। ठीक, ये दे दी आपको। आपको इस क्वेश्चन में दो बातें बोल दी इन्होंने। ठीक है, फूड ए को आप 1 से रिप्रेजेंट कर लो, फूड बी को आप 2 से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं अभी यहाँ से, ये इन्होंने दे दिया। ठीक है, इन्होंने ये कहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दो ब्रांड है 1 और 2 पे, स्टेट 2 है, सिर्फ एक का नाम 1 और एक का नाम 2 है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं आपको ये कहूँ P5 इज इक्वल टू 2 और मैं यहाँ कर दूँ X4 इज इक्वल टू 1, ये निकालो। दूसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया X13 इज इक्वल टू 1 और X13 इज इक्वल टू 12, 1 कर दूँ। तीसरा प्रोबेबिलिटी X51 इज इक्वल टू 2, X50 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये कहूँ फिर फाइंड TPM बनाओ, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको क्या रीड करोगे? इसको रीड करोगे प्रोबेबिलिटी 1 से 2 पे आना है, कितने स्टेप में? एक स्टेप में। तो 1 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी, फूड 1 से फूड 2 पे आने की, तो फूड 1 से फूड 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.2। फूड 1 से 1 पे आना है, कितने स्टेप में? 1 स्टेप में। 1 से 1 पे आने की 0.8। तो यहाँ 1 से 2 पे आना है, कितने स्टेप में? एक स्टेप में 0.2। क्लियर हुआ? कहता ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाओ, तो यहीं से देखने से हम समझा सकते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी। टी अगर बनाएंगे तो ये 4/5, 1/5, 3/5 और 2/5, ये हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या है बच्चों? ये हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, PIJ है ये हमारे पास, क्या है बच्चों? 4/5, 1/5, 2/5 और 2/5। ठीक है, ये PIJ है। ठीक है, अब कोई ये कहे PIJ का स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर निकालना तो आप सभी जानते होंगे बच्चों।
आपको भी यस सर हमें आता है स्क्वायर निकालना, मैं दूंगा कैसे निकालोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर देंगे, तो क्या होगा 16/25 प्लस 2/25 यानी कि 18/25 हो गया, तो ऑटोमेटिक 4 और ये इसकी मल्टीप्लाई इससे 6 क्या है इसकी से करी तो 16, इसकी से करी तो 18/25, ठीक है। अब इसकी से करेंगे तो 4/25 प्लस 2/25, कुछ गलती कर रही है क्या, नहीं ठीक कर रही हैं, ठीक है ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ 8 और 4 14/25, ठीक है सही लिख रहे 6/25, इसकी जब हमने इससे करी तो ये कितना हो गया 8 और 4 12, यहाँ करेंगे तो 2 और 4 6, यहाँ पर क्लियर हुआ PIJ का स्क्वायर। सर 1 में माइनस करके रो में अदर के वैल्यू, हाँ समझ पा रहे हो, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये चलो स्क्वायर पे भी नहीं जा रहा, मैं स्क्वायर की उससे कनेक्ट करूंगा, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई, ये क्या कराएगी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, और हमेशा इसका जोड़ क्या हुआ करेगा 1। अच्छा कई बार इसका डायग्राम टाइप का डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम कैसे बनाओगे, ये 1 ये 2, 1 से 1 पे लूप 4/5, 1 से 2 पे 1/5, 2 से 1 पे 2/5, 2 से 2 पे 3 होगा, और 2 से 2 पे 2 से 2 पे 2/5, ये आ गया पहला डायग्राम। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, किसी सर्वे से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकालना, या फिर उसका आपको क्या करना डायग्राम बनाना, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन उठाता हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 3 boys A, B, C are always throw a bar to each, ठीक है। अदर क्या कहा गया, ए ऑलवेज थ्रो द
ball to B and B is always throw the ball to C and C is equally C is likely to throw the ball to B and A. Find ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ये कहानी होगी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। क्या करना बच्चों, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। 3 बुआई है, 3 स्टेट बनेगी। कितनी स्टेट बनेगी आपकी? 3 स्टेट बनेगी, A B C, A B C। ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑलवेज थ्रो द बॉल टू बी। ए जो है वो हमेशा बी को देखता है, मतलब श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब इसने क्या कहा, ए ऑलवेज थ्रो द बॉल टू बी। ए हमेशा बी को बॉल देगा। ए अगर हमेशा बी को देगा तो ए को तो देगा ही नहीं, सी को भी नहीं देगा, तो इसका मतलब बी को देगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। क्यों? क्योंकि ये श्योर इवेंट है और जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। दूसरा, बी इज ऑलवेज थ्रो द बॉल टू सी। जो बी है वो सिर्फ सी को देगा, मतलब ए को भी नहीं देगा, सेल्फ भी नहीं रखेगा, सी को देगा, तो ये आ गई। क्लियर हुआ? अब सी की बारी आई। सी के बारे में क्या कहा, सी इज लाइकली टू थ्रो द बॉल। सी जो है वो लाइकली है, लाइकली थ्रो करता, मतलब सेम है, तो ये सेम है, यहां भी वाई आ गया, यहां भी वाई आ गया, ये 0। क्लियर हुआ? क्या बनाना है, टीपीएम। अगर ये टीपीएम है तो एवरी रो का सम 1 होना चाहिए। तो ये 2y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हाफ आ गई, यहां पुट कर दो। दिस इज मैट्रिक्स बना दो, 0 1 0 0 0 1 हाफ हाफ 0। दिस इज माई टीपीएम। ये हमारे टीपीएम हो गई। क्लियर हुआ? ये क्या हो गई बच्चों, ये हमारी इसकी टीपीएम हो गई। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, टीपीएम बनाना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, टीपीएम बनाना है उसका। HW देखो, क्वेश्चन ये है, ए प्रोफेसर tried not to be late for class to after if he is late one day। ठीक है, एक प्रोफेसर है, वो क्या करता है, ट्राई करता है कि वो भविष्य में क्या है, वो लेट ना हो, जब वो एक बार लेट हो गया। If he is late one day, he is 90% sure
to be on time next day, on next time, on next time. If he is on time, then the next time there is 30% chance of his rate. टीपीएम बनानी है। क्या बनानी है बच्चों इसकी? टीपीएम। ठीक है, क्या बनानी है आपको इसकी? टीपीएम बनानी है। किसके बारे में है? टाइम पे आए और नॉन टाइम पे आए। ये है जब प्रोफेसर टाइम पे आए और ये नॉन टाइम और ये नॉन टाइम। ठीक है, एक बार रीड करो, मैं एक बार समझा देता हूँ। क्या है? एक प्रोफेसर ट्राई नॉट टू बी ए लेट फॉर ई क्लास टू आफ्टर ही लेट। ठीक है, एक प्रोफेसर है वो ट्राई करता है कि वो कभी लेट ना हो। ठीक है, क्या कहता है? इफ ही इज लेट वन डे, अगर एक बार वो अगर लेट हो जाता है तो कहता है कि वो 90% श्योर है कि वो भविष्य में लेट नहीं होगा, कि वो 90% श्योर है कि वो टाइम पे आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अगर वो क्या हो जाए, टाइम पे है तो वो ट्राई करता है नेक्स्ट टाइम जो है वो 30% चांस है कि वो लेट रहे। अगर वो टाइम पे है तो वो ये कहता है कि मेरे 30% चांस है कि मैं लेट हो जाऊं। तो इसकी आपको क्या बनानी है? टीपीएम बनानी है। एक बार आप बनाओ फिर मैं बताऊंगा। एक बार आप ट्राई करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बनाइए। बन जाए तो डन बोल दीजिएगा। हो गया? देखो क्या है, ये फर्स्ट टाइम में लेट, ये है लेट, यहां है लेट। क्या कहता है? इफ ही इज लेट, लेट मतलब यहां है ये, ही इज 90% श्योर टू बी ए टाइम। श्योर ये क्या होता है? फ्यूचर। ये क्या है? प्रेजेंट। क्या है? ये लेट है, नॉन टाइम पे है। और क्या कहता है? भविष्य में 90% चांस है कि वो टाइम पे आएगा। तो टाइम पे आने का 90% मतलब 0.9, नॉन टाइम पे आने का 0.1 ऑटोमेटिक। फिर आगे नेक्स्ट टाइम, इफ अगर नेक्स्ट टाइम इफ ही ऑन टाइम, टाइम पे है, देन 30% चांस है कि वो टाइम पे ना आए। टाइम से नॉन टाइम पे 30% यानी कि 0.3, तो ये कितना हो जाएगा? 0.7। दिस इज माई ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ या नहीं? कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो। क्या आपने ऐसे ही सोल्व किया है? बताओ, क्या आपका आंसर ऐसे ही आया है क्या? प्रियंका आप बताओ, आपने भी ऐसे ही सोल्व किया है? सॉरी सबाना, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। इसका मतलब आपको ये बनाना तो आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको टीपीएम बनानी तो आ गई, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? आज की ये जो क्लास है बच्चों की, ये बेसिक क्लास थी। ठीक है,
और यही कोशिश करूंगा कि सब कुछ बिल्कुल बेसिक से बताऊं कि आपको किसी टाइप की कोई उलझन ना रहे। क्या करूंगा बच्चों, कोशिश करूंगा सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि अगर क्वेश्चन भविष्य में आया सर यस सर हम उल्टा कर दिया, गलत बात है सवाल ना। उल्टा देखो, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इसको कर रहे हो दो बातें पता होनी चाहिए। यहां लिखा जाता है प्रेजेंट और यहां लिखा जाता है फ्यूचर। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाया जाता है। कहां जाया जाता है? प्रेजेंट से फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा उसका कोई लेना देना नहीं है। सपोज करो मैंने यहां टाइम लिखा या नॉन टाइम लिखा, अगर मैं यहां लिख देता क्या नॉन टाइम और यहां लिख देता मैं टाइम, तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है? तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती ये। अगर मान लो मैं ये लिखता तो नॉन टाइम 0.9, ये 0.1, ये 0.7 और ये 0.3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि आप इसको किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, क्योंकि इसका जो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, स्केच करोगे, तो वो सेम बनेगा। दिखने में चाहिए अलग है, लेकिन स्केच इनका एक ही है। ऐसे लिखो या ऐसे, स्केच इन दोनों का एक ही है। स्केच क्या है? क्वेश्चन ये देखना, ये आपका जैसे इस पहले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इफ ही इज लेट। क्या कहता है? इफ लगा हुआ है, ही इज लेट वन डे, एक दिन लेट हो गया, मतलब प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है। ही इज 90% श्योर टू बी ए टाइम। उस दिन क्या कहता है? ये लेट है, प्रेजेंट में तो क्या है लेट, और फ्यूचर में क्या कहता है कि भाई मैं 90% श्योर हूं कि मैं टाइम पे आऊंगा। मतलब फिलहाल तो क्या है लेट है, 90 फिलहाल तो क्या है ये लेट है, और 90% श्योर है कि वो टाइम पे आएगा। ये 90% किसके लिए है? टाइम के लिए। किसका? जब वो टाइम पे नहीं था, जब वो नॉन टाइम पे था तो टाइम पे आना, नॉन टाइम से टाइम पे 90% यानी कि 0.9। अगर ये 0.9 हो गया तो नॉन टाइम से नॉन टाइम पे कितना हो जाएगा? 0.1। फिर क्या कहता है? इफ ही ऑन टाइम, अगर वो टाइम पे है, मतलब यहां है वो, देन द नेक्स्ट टाइम देयर इज 30% चांस ऑफ हिज लेट। 30% चांस है इसके लेट हो जाए। टाइम पे है, लेट होना, टाइम से नॉन टाइम 30% यानी कि 0.3, तो टाइम के टाइम कितना हो जाएगा? 0.7। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अभी के लिए फ्रेंड्स यही कर लेते हैं। क्या करते हैं? अभी के लिए हम यही करते हैं, बाकी हम करेंगे टुमारो। ठीक है, और मैं ये अनुमान मान के चल रहा हूं आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनानी आ गई। क्या मान के चल रहा हूं मैं ये अनुमान मान के चल रहा हूं कि आप सभी को ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनानी आ गई किसी स्टेटमेंट से। क्या मान रहा हूं मैं कि आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनानी आ गई। ठीक है, अभी के लिए फ्रेंड्स यही करते हैं, बाकी और डिटेल जो है हम इसकी टुमारो को करेंगे। और टारगेट तो मेरा यही है कि संडे से पहले मैं इसको फिनिश कर दूं। टारगेट तो मेरा क्या है, इसको मैं संडे से पहले फिनिश कर दूं। अच्छा एक और बात ये कहूँगा, वो जो आपने वीडियो देख ली है तो उसमें आपके निशान लगा लेना जो आपको डाउट था। तो कई बार ऐसा होगा मैं यहाँ बता रहा हूँ और फिर उन वीडियो को आप देखो और फिर ये क्वेश्चन वो डाउट तो क्लियर हुआ ही नहीं। तो आप क्या है, जो आपके डाउट थे उन वीडियो में वो लिख लेना, ताकि जब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो जो डाउट आपके सामने आए वो डाउट मैं आपको बता दूं, या फिर आप मुझे पहले ही वो भेज दीजिए डाउट जो आपको वहाँ डाउट आ रहे थे, ताकि यहाँ पर मैं उन डाउटों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, और इसलिए मैंने वो पहले वीडियो दी थी ताकि आपके जो भी डाउट होंगे उनको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, आई होप आज की जो क्लास है ये आपको समझ में आई होगी। तो अभी के लिए यही करते हैं, मिलते हैं हम सभी इवनिंग की क्लास में, और क्या स्टार्ट करेंगे हमारा मिड डे।